हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में आप सब लोगों ने अंतरिक्ष का विकास, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास और भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था से संबंधित जो संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कैसे क्या कब स्थापना हुई और उनका विकास क्या रहा, अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थाएं जो भी हैं उनके बारे में हमने आपने चर्चा की थी। आज की कक्षा में अगले क्रम में हम लोग बढ़ते हैं स्पेस ऑर्बिट की तरफ। स्पेस ऑर्बिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि मुख्यतः संबंधित है, आप देखेंगे, 4 बिंदुओं से। वो क्या क्या हैं? ये चारों बिंदु समाहित होंगे पुनः उसी टॉपिक में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। और पहला हम बात करेंगे स्पेस ऑर्बिट। ओके, नाउ स्पेस ऑर्बिट के बाद स्वाभाविक है जब ऑर्बिट होगी तो किसकी ऑर्बिट होगी, यह प्रश्न आपके मन में आएगा। तो ऑर्बिट किसकी होगी? सैटेलाइट्स की होगी। ओके, नाउ अगर सैटेलाइट्स है, उसकी ऑर्बिट है, तो स्वाभाविक है कुछ माध्यम है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको उस सैटेलाइट्स को उस ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए, जिसके लिए हम क्या करेंगे? सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स का प्रयोग करेंगे हम लोग। ओके, नाउ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जब आप प्रयोग करेंगे तो उसमें कुछ ईंधन उपयोग होगा। इसके लिए हम ईंधन व फ्यूल की बात करेंगे। इन हिस्सों की हम बात प्रमुखता करेंगे। अब हम आते हैं प्रमुख विषय पर जिसको कि हमें समझना है। क्या है वो? ऑर्बिट। नाउ जब आप ऑर्बिट की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यह समझना कि ऑर्बिट का निर्माण कैसे होगा। सामान्यतया कोई भी पिंड जब चलता है या गति करता है, स्वाभाविक है वो पाथ का एक निर्माण करता है। अर्थात हिंदी भाषा में सामान्यतया कहें तो ये एक कक्षा है। कहां पर है? अंतरिक्ष में है। किसकी है? उपग्रहों की। ओके, अर्थात किसी एक केंद्र पर स्थिर बिंदु मानकर, या कहें किसी एक ग्रह को स्थिर बिंदु मानकर किसी अन्य ऑब्जेक्ट द्वारा की गई उसकी परिक्रमा के दौरान धारण किए गए रास्ते को, पाथ को, उस ऑब्जेक्ट की कक्षा कहते हैं। अर्थात जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की परिक्रमा करेगा तो स्वाभाविक है एक रास्ते का अनुसरण करेगा। यही जो रास्ता है, यदि यह अंतरिक्ष के परिप्रेक्ष्य में हो तो हम उसके क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कक्षाएं कहेंगे। अब यदि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की परिक्रमा कर रहा है, ओके, तो जब ये दूसरे ऑब्जेक्ट की परिक्रमा करेगा तो स्वाभाविक है यह एक रास्ते का अनुसरण करेगा। अब वो रास्ता कैसा होगा? उस रास्ते के होने की दो प्रवृत्ति, जैसे आपने सामान्यतः देखा होगा विज्ञान में कि जब कोई ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष की तरफ बिना फेंके तो उसको परिक्रमा का पाथ मिलेगा नहीं, और जब वो परिक्रमा के पाथ के लिए फेंका जाएगा तो स्वाभाविक है वो उस पर दो बल प्रभावी होंगे। कौन कौन से? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये कौन सा बल है? कौन सी बल है या बला है? नहीं, बल है। इसके लिए साधारण सा एक नियम किसने दिया? न्यूटन साहब ने। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं इसको समझ लिया जाए। अभी सिर्फ मैं आंशिकता इस चीज की तरफ आपको लेके जा रहा हूं क्योंकि आपका उद्देश्य मार्क्स हासिल करना है, शोध करना नहीं। इसलिए मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जब यह
ऑब्जेक्ट आपका अंतरिक्ष में भेजा गया, स्थिर बिंदु पे आप देखेंगे, स्वाभाविक है पृथ्वी से जब भेज रहे हैं आप, तो पृथ्वी के प्रति एक आकर्षण होगा, जिसे आपने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण कहा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी कि मैं किसी कक्षा में रहूं ही ना, क्योंकि हर निर्बाध रूप से या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक स्वच्छंद पथ का अनुसरण करना चाहता है। तो इसकी, इस ऑब्जेक्ट की हमेशा टेंडेंसी होगी कि मैं भाग जाऊं। यदि उसके त्रियक बिंदु को आप देखें, जैसे यहां पहुंचा, इधर भाग जाना चाहेगा, यहां पहुंचा, इधर भाग जाना चाहेगा। चाहेगा या नहीं चाहेगा? स्वाभाविक है चाहेगा। तो कहां से, किसके सापेक्ष ये गति हो रही है? एक केंद्र पर कोई बिंदु है, चाहे वो आपका स्थिर ऑब्जेक्ट है, जिसके सापेक्ष ये पिंड या उपग्रह गति कर रहा है। तो जब आप तुलनात्मक बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दो प्रकार के बलों का अध्ययन करना होगा। कौन कौन से? इस ऑब्जेक्ट के त्रियक में बिंदुओं पर लगने वाला एक बल है जो इसको अपने पथ से बाहर ले जाना चाहता है, पथ से बाहर ले जाने वाला। अर्थात उसकी जो, यदि यहां केंद्र है तो उसकी दिशा हमेशा बाहर की तरफ है। दूसरा जो बल है इस मुख्य ऑब्जेक्ट के तहत गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक? तो आपने दो चीजें देखी कि पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, दूसरा केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला एक बल है, जिसे कि आप क्या कहेंगे? आप केंद्रीय बल कहेंगे। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा नया सिद्धांत है? सिंपल सा, कुछ नहीं है। इसको आप संक्षेप में अगर समझें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर या मोर अबाउट सर्कुलर पथ पर गति करता है, उसकी प्रवृत्ति होती है वो अपनी कक्षा को छोटी करना चाहेगा, क्योंकि इस गति के क्रम में ऊर्जा ह्रास होगा। इस स्थिति में इसके पास दो बल कार्य करते हैं। एक बल है जो केंद्र की तरफ कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। दूसरा बल है जो केंद्र से विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अब आप कहेंगे कि सर इस वाले में कौन सा बल कार्य करेगा, क्योंकि इस उपग्रह को हम एक निश्चित पथ पर देखना चाहते हैं। आप कहां देखना चाहते हैं? एक निश्चित पथ पर या कक्षा में। आप निश्चित कक्षा में इसको देखना चाहते हैं। तो अर्थात कि आप चाहते हैं इस पथ पर बने रहे, और लेकिन आप यह भी नहीं चाहते कि इससे अंदर आ जाए, और यह भी नहीं चाहते आप कि इससे बाहर चला जाए, क्योंकि हर बिंदु पर यह स्थिति आपके लिए बनेगी। आप नहीं चाहेंगे इधर जाए, आप नहीं चाहेंगे इधर आए, सेम यही क्रमिक स्थिति बनेगी। ये कैसे अर्जित करेगा ये पिंड? इस पिंड को यह स्थिति तब अर्जित होगी यदि ये दोनों बल संतुलित हो जाएं। क्या है? ये दोनों बल संतुलित हो जाएं। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या सर हर जगह यही कक्षा और यही स्थिति होगी? जी नहीं, आपके पास इस पूरे पाठ्यक्रम के अनुरूप दो कक्षाओं का अध्ययन करना होगा। ओके? और वो कौन कौन सी होंगी? पहली, वृत्ताकार कक्षा, अनुमानित या लगभग वृत्ताकार कक्षा। दूसरी कक्षा क्या होगी? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, जिसे कहीं कहीं आप इक्लिप्स की शब्दावली के तौर पे देखेंगे।
ठीक है। अब इन कक्षाओं को धारण करने के लिए मूल तथ्य क्या है, ये देखिए आप। कक्षा की अवस्था में यदि आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो इसकी गति को बैलेंस करे, और वो कैसे करेगा? गति को बैलेंस करने के लिए यदि बाहर ना भागने दे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, फोर्स बाहर की तरफ लगने वाला बराबर हो जाए पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के। ठीक, तो उस स्थिति में क्या हो, आपका पिंड उस पथ पर बना रहेगा और यही दशा हर बिंदु पर उस पथ के दौरान घटित होती रहे। अब तब क्या होगा आप सोचिए। इनको दो तरीके से देखते हैं। अब जब इस बल की बात आई तो बल बराबर, इसको अलग से आप देखें तो बल बराबर हो जाएगा F, सामान्यतः न्यूटन का नियम, इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू, हियर इन केस ऑफ आप केंद्रीय बल, आप देखेंगे मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो कि घूम रहा है, और गुणे उसका त्वरण जो कि v²/r, जहां m प्रकर्मा करने वाले पिंड का द्रव्यमान है, इसको स्मॉल m कर लें, और v उसकी कक्षीय चाल है, और r उसकी त्रिज्या पथ की या त्रियक दूरी कह लें। अर्थात कि ये बाहरी वाला फोर्स आपका इस स्थिति में उस पर लग रहा है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि स्मॉल m v²/r, ओके, बराबर हो जाए किसके? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के कैपिटल M मास पर है, तो न्यूटन कहते हैं अलग से, अगर आप देखें, न्यूटन ने सामान्यतः 3 नियम दिए। पहला, जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में न्यूटन साफ साफ कहते हैं कि किसी भी वस्तु की एक टेंडेंसी होती है कि वह अपनी वर्तमान अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। अब आप कहेंगे सर कैसा? अरे सिंपल सा, कोई वस्तु जमीन पर रखी है, उसका एक भार है, भार के कारण उसमें जो WmG लगा हुआ है वो हमेशा चाहेगा यार मुझे धक्का न लगाओ भाई, और यदि धक्का लगाओगे तो क्या होगा, और धक्का कितना लगाना पड़ेगा, कितने विस्थापन के लिए? तो न्यूटन साहब ने कहा कि हर वस्तु की प्रवृत्ति है वह अपनी मूल अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात यदि वो स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है, और यदि वो गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, जिसे कि जड़त्व के नियम के तहत परिभाषित किया गया। तो पहला आपने देखा जड़त्व का नियम। ओके, दूसरा गुरुत्व का नियम। अब गुरुत्व के नियम में क्या कहते हैं न्यूटन साहब, ये आप ध्यान से देखिए। न्यूटन साहब कहते हैं, ये क्या है आप इसको लिख लीजिए कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के गति संबंधी नियम। न्यूटन कहते हैं कि यह दो पिंड सापेक्षिक रूप से गतिशील हैं, या सापेक्षिक गतिशीलता को भी ना आप ध्यान दें, बस इतना कि यदि एक पिंड दूसरे पिंड से दूरी पर स्थित है, यहां प्रारंभिक पिंड यहां पे आप m मास कैपिटल अर्थ के लिए संबोधित करेंगे, और स्मॉल m मास वो आपका पिंड है जिसे आप भेजना चाहते हैं कक्षा में का द्रव्यमान,
और यदि इनके बीच की दूरी स्मॉल r हो तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F इनके द्रव्यमानों के गुणांक के समानुपाती होता है, अर्थात F विल बी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ओके, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको मिलता है, इस वाले हिस्से में हम लिख सकते हैं भी क्योंकि आप ये चीज समझ चुके हैं। आप जब दोनों का प्रोपोर्शनल रेशियो मिलाएंगे तो आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी कांस्टेंट में आएगी तो F इक्वल्स टू गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर यही आपका साहब यही आपका इस अपकेंद्रीय बल को संतुलित कर दे तो काम बन जाए, तो क्या होगा, आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। यहां स्मॉल m पिंड का मास है, दोनों कट जाएंगे, आपका मिलेगा एक r के साथ क्या आएगा, आपका आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाई r। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो बताएं, अगर कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएं, यहां तक नहीं। और जब आप यहां तक समझ के देखेंगे कि इस वो स्क्वायर को हटाएं, ये भी क्या है, आपका कक्षीय वेग है, किसका, उस पिंड का। बी क्या है, कक्षीय वेग है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट जाएगा, तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M बाई R। अर्थात अगर पिंड में बने रहना, पिंड को कक्षीय अवस्था में बने रहना है तो उसको इस आनुपातिक वेग को हासिल करना होगा। अंडरस्टूड? नाउ अब इसके बाद जब बिंदु आता है तो हम देखेंगे, अभी इसको ध्यान में आप हमेशा रखिएगा कि आपको यह गतिशीलता चाहिए। किस लिए चाहिए? इस गतिशीलता की आपको आवश्यकता है उस पिंड को अपनी कक्षीय स्थिति में बने रहने के लिए। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये जो कुछ भी आपने कहा ये वृत्ताकार कक्षा के संदर्भ में है, तो फिर क्या होगा? ये जो कुछ भी आपने कहा किसके संदर्भ में है? वृत्ताकार कक्षा के चक्र। ओके, नाउ तो अगली कक्षा कैसी आपने स्वरूप में चर्चा की थी? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। आइए उसके बारे में देखते हैं, उसका क्या है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में एक दीर्घवृत्त होगा, अंडाकार, ओके। दीर्घवृत्त की दो नाभियां होती हैं, जिसे सामान्यतः S1 S2 कहते हैं। ओके, नाउ अब सामान्यतः यह कहा जाता है कि यह S1 की स्थिति का उद्बोधन है सूर्य की स्थिति, या जो भी आपका बृहद पिंड होगा जिसके समक्ष गति हो रही है। ठीक है, नाउ
अब गति करने वाला पिंड यदि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो स्वाभाविक है कि इन स्थितियों में उसकी स्थिति होगी। होगी या नहीं होगी बताइए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप सब लोग तुरंत क्वेश्चन करिएगा और चैट के माध्यम से भी आप डाल सकते हैं, बाद में भी हम प्रश्नों को लेते हैं। पुनः वही स्थिति, एक गति होगी v1, कुछ समय बाद यहां पहुंचेंगे तो एक दूसरी गति वो धारण कर चुका होगा क्योंकि रास्ता अलग है v2। इस बिंदु पर आपके पास एक दूरी होगी r1, यहां पहुंचेंगे आप दूसरी दूरी हो चुकी होगी r2। इस बिंदु पर एक झुकाव होगा आपके पास θ1, इस बिंदु पर एक झुकाव होगा उसको आप कहेंगे θ2। थोड़ा सा विज्ञान का विषय है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल सी 3 चीजें मैं बताऊंगा उसको आपको याद रखना है बस, ज्यादा कुछ नहीं। अब वो 3 चीजें क्या हैं ये देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम फिर पॉइंट टू पॉइंट जो आपके विषय से संबंधित है वहां चलेंगे। बस सिर्फ मेरे साथ 2-3 मिनट आपको और समय देना है, यह समझना है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित तीनों नियम क्या हैं, क्योंकि संपूर्ण घटनाक्रम उस पर निर्भर है। जैसे पहला आपने जड़त्व का नियम देखा, दूसरा आपने गुरुत्व नियम जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम देखा, तीसरा आपने केंद्र की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला आप अपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल देखा, चौथा आपने देखा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम जिसे हम कहते हैं वह है एक्शन रिएक्शन, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आपने सुना होगा। सिंपल सा न्यूटन जी कहते हैं कि आप यदि कोई क्रिया करेंगे तो उसकी परिणामी विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी। तो क्या होगा कि जैसे आप बूस्टर में, अपने रॉकेट बूस्टर में थ्रस्ट मारेंगे, वो जेट्स के फॉर्म में जैसे ही नीचे ड्रॉप डाउन होगा तुरंत ही उतना ही विपरीत दिशा में आपको थ्रस्ट मिलेगा ऊपर भाग जाने के लिए, अर्थात उपयोगी। तो कौन कौन सा, पहला न्यूटन का जड़त्व नियम, दूसरा गुरुत्व नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये आपने किस संदर्भ में आपने देखा, न्यूटन के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं, इन दीर्घ वृत्ताओं, देखिए मैंने अभी एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है उनका नाम नहीं लिया, मैंने नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि आप लोग घबराए ना कि सर ये आप कहां पढ़ाने लगे, मैथ्स पढ़ाने लगे, फिजिक्स पढ़ाने लगे, नहीं नहीं कुछ नहीं साहब, बहुत सिंपल चीज है, बस थोड़ी देर की बात और है, आप मेरे साथ बने रहिए। इन सब कहानियों को परिभाषित करके एक बेहतर और बृहद स्वरूप दिया मिस्टर केपलर ने। श्रीमान लगा लेते हैं सामने क्योंकि महान व्यक्ति हैं। केपलर साहब ने, श्रीमान केपलर साहब ने इस चीज के बारे में हमें बताया, और केपलर साहब कहते क्या है ये आप देखिए। अब केपलर साहब कहते हैं जैसे साहब न्यूटन साहब ने कहा ना वैसे मेरे भी कुछ चीजें हैं। हमने कहा क्या है भाई बता दीजिए। तो कहते हैं पहला तो आप ये देखिए कि यदि कोई भी पिंड जब गति करेगा सूर्य के चारों ओर तो उसका जो पथ होगा वो दीर्घ वृत्ताकार होगा। मैंने मान लिया भाई, क्योंकि केपलर साहब ने कहा है, बड़े साहब हैं, मैंने मान लिया, आप भी मान लीजिए। दूसरा केपलर साहब कहते हैं कि किन्हीं भी अवस्थाओं में किसी भी परिस्थिति में यदि गति कर रहा है तो इस पिंड की क्षेत्रीय चाल नियत होगी। अब आपका थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, सर क्षेत्रीय चाल क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जो मल्टीपल आप देखेंगे किसका, रेशियो जो आप निकालेंगे तो b1 r1 इज इक्वल्स टू आएगा b2 r2, गुणांक जैसे अभी आपने फार्मूला पीछे लगाया था न्यूटन के संदर्भ में, सेम। अर्थात कि वेलोसिटी, अब यहां अगर आप देखें जब आप रेशियो निकालेंगे, कि अभी आपने एक रेशियो निकाला था, क्या निकाला था आपने कंपैरिजन किया था, फिर जल्दी से समझ लेंगे। आपने लिया था कैपिटल M v स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर।
यहां से आपने v की वैल्यू निकाली थी, आपको क्या मिला था? आपको मिला था √G⁻m/r। अर्थात आप देख रहे हैं कि r क्या है? दूरी है। जब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये नजदीक और कम होती है, उसी अनुपात में कक्षीय वेग में परिवर्तन होता है। और कक्षीय वेग में परिवर्तन का कारण है, परिवर्तन ही एक कारण है कि उसका जो गुणांक होगा क्षेत्रीय चाल, इस पिंड के लिए पूरे दीर्घ वृत्ताकार पथ पर हमेशा नियत रहेगी। तीसरा केपलर साहब क्या कहते हैं? एक और नियम बताते हैं। केपलर साहब कहते हैं कि यह कुल जब परिक्रमा करेगा तो स्वाभाविक है उसमें एक निश्चित समय लगेगा। उसे केपलर साहब कहते हैं परिक्रमण काल, ग्रह का, उपग्रह का परिक्रमण काल। कहते हैं इसका जो वर्ग होगा, किसका वर्ग? परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल का वर्ग उससे पिंड की औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होगा। समानुपाती यदि आप दूरी को a से संबोधित करें तो ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होगा। पुनः हम दोहराएंगे जिससे चीजें आपको याद हो जाएं। केपलर के 3 नियम। पहला कि ग्रह का, उपग्रह का जो पथ होगा वो एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में होगा जिसमें सूर्य उसकी नाभि पर स्थित होगा। दूसरा, उसकी क्षेत्रीय चाल नियत होगी। ओके। तीसरा, उसका परिक्रमण काल का वर्ग उससे औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होगा। अंडरस्टूड? नाउ इतनी चीजों को जानने के बाद जब हम चलेंगे कक्षाओं और कक्षाओं के प्रकार में, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कक्षाएं कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं। और अभी भी इसके बावजूद भी जब आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कक्षाएं कहां की चर्चा हो रही हैं? अंतरिक्ष की। वहां पे कुछ प्रमुख प्रमुख चीजें हैं, जैसे पृथ्वी की एक भूमिका होगी, अहम भूमिका होगी, क्योंकि हम सब सामान्यतः जो अध्ययन करेंगे पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति में करेंगे। सूर्य अपनी मूल स्थिति में होगा ही होगा। और इनके बाद एक मुख्य जो राशि है जिसे आप आकाशगंगा कहेंगे, आकाश की मुख्य राशि, इन 3 मूल स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए प्रथम स्थिति में हम लोग कक्षाओं के वर्गीकरण की बात करेंगे। आइए देखते हैं। आप जरूर जो भी स्लाइड में हो इसको आप लिखते रहें। अर्थात कि जब आप केंद्रीयता के सेंट्रिक होके, सेंटर्ड होके जब आप बात करते हैं कि कक्षाओं का वर्गीकरण कैसा होगा, कक्षाएं कैसी होंगी, तो स्वाभाविक है आपको यह समझना होगा कि हाँ मुख्यतः 3 है। अर्थात जिसको पहला आपने गैलेक्टोसेंट्रिक ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है साहब, जो कुछ भी गति होगी उसके केंद्र में क्या कौन होगा? आकाश गंगा होगी। बस सिंपल। बाकी फॉर्मूला और फंडा सिंपल वही है, उसका ही सबको पालन करना है। दूसरा क्या है? आप सूर्य को केंद्र मान लीजिए, तो स्वाभाविक है सूर्य के परितः निर्मित कक्षाएं। और तीसरी स्थिति में जब आप सूर्य की भी चर्चा कर लेते हैं, आपने पृथ्वी की चर्चा कर ली, आपने आकाशगंगा की चर्चा कर ली, आपने सूर्य की चर्चा कर ली, तो तीसरा आपकी स्थिति आती है पृथ्वी की, अर्थात भू की। और तीसरा आपका प्रकार होता है भू केंद्रित कक्षा। अर्थात पृथ्वी के परितः, पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी के सापेक्ष की गई जो कक्षा है वो भू केंद्रित कक्षा होती है या जियो सेंट्रिक ऑर्बिट होती है। और नॉर्मली आप देखेंगे तो जितनी भी जियो सेंट्रिक ऑर्बिट्स हैं उनमें लगभग आपको मानव निर्मित उपग्रह या इसरो के संचार उपग्रह ये आपको सामान्यतः स्थापित मिलेंगे। अब
इसको पुनः आप अभी देखेंगे, इसको हम लोग पुनः खंड में बांटेंगे। कारण क्या है, जिससे हमें यह समझने में आसानी हो जाएगी कि हाँ इनका स्वरूप कैसा है। अब चूंकि हम लोग पृथ्वी में हैं, पृथ्वी की सापेक्षिक गति की चर्चा करेंगे, तो स्वाभाविक है उस आधार पर जब हम कक्षा का वर्गीकरण करेंगे केंद्रीयता में, पृथ्वी की केंद्रीयता के आधार पर, तो हम देखेंगे कि वह पुनः 3 खंडों में बटी हैं। जैसे जो कम दूरी की कक्षाएं होंगी जिन्हें हम लो अर्थ ऑर्बिट कहेंगे, जो ज्यादा दूरी की कक्षाएं होंगी उनको हम हाई अर्थ ऑर्बिट कहेंगे, और जो मध्यम स्थिति में होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहेंगे। आप देखेंगे आपके समक्ष जो ये डायग्राम है, इसमें कक्षा में स्पेशली आपने देखा कि लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में आपको बताया गया। इनका वर्गीकरण क्या है? यदि आपकी कक्षा का एल्टीट्यूड, यदि आपके उपग्रह की कक्षा का एल्टीट्यूड 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की है, तो हम उसे लो अर्थ ऑर्बिट की संज्ञा देंगे या लियो ऑर्बिट कहेंगे। इसमें सामान्यतः जो अभी गति आपने निकाली थी, v की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी ना, v इक्वल्स टू रूट जी एम बाई आर, इसकी जो वैल्यू है इसकी आप देख रहे हैं लगभग कितनी होगी, 28,000 किलोमीटर पर आवर। इसका जो परिक्रमण समय होगा वो लगभग 90 से 180 मिनट के आसपास का होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन, चूंकि अभी आप स्पेस स्टेशन, स्पेस है किसके लिए, कोई ना कोई उस स्टेशन में होगा, उनके जीवन से संबंधित चीजें हैं, उनके जीवन रक्षा से संबंधित चीजें हैं, स्वाभाविक एक समान ऊंचाई में होगी। तो आप देखेंगे कि स्पेस स्टेशन तथा अधिकांश पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसी कक्षा में स्थापित होते हैं। ओके, इसके बाद की जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आप कहां तक, 2000 तक आप पहुंच चुके हैं लो अर्थ ऑर्बिट के तहत। 2000 से 35,786 किलोमीटर, कितना, 2000 से 35,786 किलोमीटर तक की कक्षाओं को मीडियम अर्थ ऑर्बिट के तहत रखा जाता है। इसमें परिक्रमा का जो समय होता है लगभग वो 2 से 12 घंटे का होगा। और इसमें विशेष करके, चूंकि अब आप बताइए, आप मीडियम स्टेज में आप पहुंच चुके हैं, और उस मीडियम स्टेज में आपको देखना क्या है कि वहां कौन कौन से सैटेलाइट्स होंगे, क्योंकि हिंड्रेंस शुड बी वेरी लो। तो आप देखेंगे जितने नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, जस्ट लाइक जीपीएस, ग्लोनास, नॉर्मली आप देखेंगे जीपीएस, ग्लोनास, गैलियो, समथिंग, बेउडियो, चाइना के, ये सारे कहां स्थापित किए थे, आपके मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहां से कहां तक है, 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 तक। तीसरा आपका आता है हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट में 36,000, चूंकि 35,786 चूंकि वो बहुत बारीक सी लाइन है, तो चाहे आप 35,786 कह लें, चाहे आप 36,000 कह लें, 36,000 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर जो भी कक्षाएं स्थापित की जाती हैं उन्हें किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, हाई अर्थ ऑर्बिट के तहत रखा जाता है। और इस चूंकि एक तय सीमा से अधिक की ऊंचाई अब आपका ऑब्जेक्ट हासिल कर चुका है, तो इस पूरे क्रम में, इस एरिया में, इस कक्षा में सामान्यतः संचार उपग्रह या ओरिएंटेड उपग्रह, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उपग्रहों को स्थापित किया जाता है स्टडीज के लिए, शोध के लिए। और अर्थात आपने 3 देखी, जियोसेंट्रिक में आपने 3 कक्षाएं देखी, लियो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट मियो, और तीसरा एचईओ हाई अर्थ ऑर्बिट। उनकी ऊंचाई कैसी हुई कक्षा की आपने देखा अभी, सामान्यतः 160 किलोमीटर से 2000, 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर, और 35,786 अलग कह लें, वो 36,000 से ऊपर की कक्षाओं के लिए एचईओ हाई अर्थ ऑर्बिट। ओके, इसके बीच में एक नई अवधारणा अभी जस्ट चर्चा में है, और उसमें आप देखेंगे
एक नई ऑर्बिट की बात होती है जिसे नियो अर्थ ऑर्बिट कहा गया। सामान्यतः ऐसी कोई विशेष परिभाषा नहीं है, बट इसे लियो का ही एक हिस्सा माना जाता है और यह कहा जाता है कि 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की जो कक्षा है वो नियो अर्थ ऑर्बिट के तहत मानी जाएगी। ठीक, अर्थात इस पहला अभी तक जो आपने चर्चा की वो इस आधार पर चर्चा की कि केंद्रीयता के आधार पर कि केंद्र में किस बिंदु को रखकर आपने कक्षाओं की चर्चा की, उसके तहत आपने देखा कि 3 प्रकार थे, आकाशगंगा की केंद्रीयता में और सूर्य की केंद्रीयता में और पृथ्वी की केंद्रीयता में। अब केंद्रीयता के बाद अगर आप देखें तो अब जब पृथ्वी की आप चर्चा कर रहे हैं और तीनों कक्षाएं आपने देख ली, तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के तुलनात्मक झुकाव के आधार पर भी कक्षाओं का वर्णन किया गया है, जिसे कहते हैं, आप अगली कक्षा में देखेंगे, अगली स्लाइड में आप देखेंगे विषुवत रेखा पर झुकाव के आधार पर कक्षाओं का वर्गीकरण। इनमें आपको दो स्पेसिफिक होके दो मिलेंगी, जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो जियो सिंक्रोनस है उसको कहते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा। सामान्यतः वो चूंकि अब आप ऊपर जा चुके हैं तो सामान्यतः उसका एल्टीट्यूड 36,000 किलोमीटर है। और चूंकि भूतुल्य बहुत बढ़िया शब्द है, आप देख रहे हैं ना, कहता है कि भूतुल्यकालिक कक्षा मतलब पृथ्वी से तुलनात्मक स्वरूप में समान। तो क्या समान हो सकता है? पहला बिंदु घूर्णन काल कितना होगा? 24 घंटा। और क्या समान हो सकता है? उपग्रह का परिक्रमण काल, अर्थात कि वह उपग्रह जो इस क्रम में इस पथ पर गति करे कि उस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर रहे, तो हम कहेंगे कि यस, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ओके, नाउ दूसरी केस में अब आप देखें, अब वो किस कंडीशन में है? जियो सिंक्रोनस मींस कि तुल्य है, अर्थात वह उसकी स्थिति जो होगी विषुवत रेखा के ऊपर एक किसी कोण पर झुकी हुई होगी। वो कोण उस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, नाउ दूसरा, अब इसी थीटा को अगर आप 0 करके एक कंडीशन बना दें, थीटा इक्वल्स टू 0 करके एक आप न्यू कंडीशन जनरेट कर दें, तो वही जो कक्षा थी आपकी जिसे आप जियो सिंक्रोनस कहते रहे थे, वो क्या हो जाएगी? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रूप ले लेगी। और जिसे सामान्यतः आप देखेंगे कि ऊंचाई और वर्गीकरण के आधार पर अगर आप तुलना करेंगे तो दोनों जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दोनों की सामान्यतः ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होगी। आकृति एवं पथ अगर आप देखेंगे, रास्ता उसका मार्ग देखेंगे तो दोनों सर्कुलर होगी। अवस्थिति में आप देखेंगे तो स्थितियां लगभग वही विषुवत रेखा के प्रति झुकाव के आधार पर, और सामान्यतः परिक्रमण काल उसके घूर्णन काल के बराबर होगा। अर्थात आपने इतने तरीके से देखा कि किस आधार पर, कैसे झुकाव के आधार पर कक्षाओं का वर्गीकरण किया गया है। यहां एक इस स्लाइड में आपको एक डायग्राम बना के एक मैपिंग के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है कि एंगल क्या होता है। और ये आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, दैट इज योर लो अर्थ ऑर्बिट। विशेष करके अभी जो कक्षा में हम लोगों ने नियो की चर्चा की थी, इसको भी हालिया में प्रकाश में है, इसकी भी आप लोग जरूर चर्चा करिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे हम लोग क्योंकि अपने पास काफी कुछ है अभी कवर करने को। अगला आता है कि जब आप इसकी बात करते हैं तो अभी तक आप जो कुछ तुलनात्मक बातें कर रहे थे वो आप चर्चा कर रहे थे कि विषुवत रेखा के संदर्भ में, और आगे बढ़ते हुए जब आप जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस की बात कर लेते हैं, एक नई अवधारणा और है जो आपको समझ में आती है, जियो स्टेशनरी और ट्रांसफर ऑर्बिट। ये क्या है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने अभी देखा कि आप जो कुछ भी चर्चा इन दोनों मामलों में कर रहे थे, 36,000 किलोमीटर से ऊपर की कक्षा के में आप उपग्रह को स्थापित करने की बात कर रहे थे।
अब एक सामान्य परिस्थिति में 36,000 किलोमीटर के ऊपर यदि एक उपग्रह को स्थापित करना है तो आपको स्वाभाविक है ठीक ठाक ऊर्जा व थ्रस्ट की, जिसे कहते हैं, जरूरत होगी। एक ही बार में किसी सामान्य लॉन्चर द्वारा इस स्थिति को हासिल करना असंभव नहीं कहेंगे, संभव तो हो सकता है, लेकिन खर्चीला बेहद होगा। तो क्या किया जाए सर? बिल्कुल, तो उस कक्षा पथ पे हम लोग वैज्ञानिकों ने एक मीडियम रास्ता तलाशा। उसका मीडियम रास्ता क्या था सर? उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अनुकूल स्थितियां देखें, क्योंकि जब पथ उसका सामान्यतया दीर्घवृत्त वाली स्थितियों में एक कोई समीप का बिंदु देखें और उस समीप के बिंदु पर आने के बाद हम थ्रस्ट को इंगेज करें कि वो जाके अपनी आगामी कक्षा में स्थापित हो जाए। तो वो स्टैंड बाई कक्षा, वो पार्किंग कक्षा आप कह सकते हैं, उसको क्या संज्ञा दी गई? उसे संज्ञा दी गई जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। अब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? ये वह कक्षा नहीं है जहां पे उपग्रह को स्थापित होना है। ये वो कक्षा है जो पार्किंग के तौर पर एक निश्चित समय के लिए प्रयुक्त की जाएगी और अनुकूल परिस्थितियों में थ्रस्ट के माध्यम से अपने उपग्रह को उसकी आगामी कक्षा में विस्थापित कर दिया जाएगा। अब सामान्यतः जब जीटीओ की आप बात करते हैं तो अर्थात ये आपकी सामान्य कक्षा हुई, इसमें आपका एक पथ है, यहां से शुरू होने वाला आपका ऑब्जेक्ट यहां उस तक की उसको यात्रा करनी है। इस यात्रा में आप देखेंगे उसको दो तथ्य महत्वपूर्ण मिलेंगे, और वो दोनों तथ्य क्या होंगे आप सोचिए। एक होगी पेरिगी पॉइंट और दूसरा होगा अपोजी पॉइंट। जब वो न्यूनतम बिंदु पृथ्वी से लगभग 200 से 650 किलोमीटर तक का, जो 1 किलोमीटर के ऊपर स्थित एक न्यूनतम बिंदु जब आपको मिले, वो आपके लिए सबसे अनुकूल स्थिति होगी उपग्रह प्रक्षेपण में। और भू स्थिर ऊंचाई पर पहुंचने वाला जो उच्चतम बिंदु होगा वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अपोजी पॉइंट। ओके, तो आपने दो बिंदु, जीटीओ के केस में आपने दो बिंदुओं को प्रमुखता से देखा, एक पेरिगी और एक अपोजी। पेरिगी क्या है? ये न्यूनतम बिंदु है, और अपोजी क्या है? यह उच्चतम बिंदु है। अंतर हमेशा याद रखिएगा, ध्यान। ओके, जब आप देखते हैं कि रॉकेट जब भी प्रक्षेपण होगा, रॉकेट सीधे अंतिम वृत्ताकार कक्षा में कभी नहीं पहुंचेगा। जब उपग्रह सामान्यतया पहले रॉकेट में पेलोड लगाकर उसे जीटीओ कक्षा में स्थापित किया जाता है, और जब उपग्रह भूमध्य रेखा के पास इस कक्षा में उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो घूर्णन से मेल खाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं? थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और जब उसका थ्रस्ट जनरेट होता है तो सामान्यतया यह देखा गया है कि दूसरे से तीसरे एफर्ट में वो उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। आइए, ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीटीओ, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। आगे आप देखेंगे लैग्रेंज पॉइंट क्या है। अब मैक्सिमम केसेस में आपने देखा कि ऑर्बिट्स में जो कुछ भी कक्षाएं आप स्थापित कर रहे हैं उनमें जो पथ है, जो ग्रहण किया जा रहा है या धारण किया जा रहा है, वो क्या है? वो दीर्घवृत्ताकार है। और दीर्घवृत्ताकार में आपने देखा कि सूर्य और पृथ्वी प्रणाली में कुछ सटीक बिंदु आपने अभी जीटीओ के केस में देखा आपने, पेरिगी और अपोजी, न्यूनतम और उच्चतम बिंदु। ऐसे जब आप सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं
किसका? सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक प्रणाली का जब आप अध्ययन करेंगे, दीर्घ वृत्ताकार आपकी कक्षा हो गई। अब दोनों तरफ आपको कुछ कॉमन से पॉइंट्स देखने हैं। ठीक, आप इस कक्षा की स्थिति में देखेंगे कि कुछ बिंदु ऐसे होंगे जहां दोनों पिंडों का, किसका कृथ्वी, पृथ्वी का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है। अब वो कौन सी स्थितियां होती हैं, आप इसको देखिए। यदि आपका केंद्र में सूर्य स्थिर है, ओके, तो जो पीछे का ये बिंदु है इसको L3 कहा गया, ओके। नॉर्मली 60 डिग्री या L4 और L5, L स्टैंड फॉर लैग्रेंज, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। L5 कहा गया, ओके। नाउ L2 एंड L1। अब आप स्थितियां देखें, ये आपकी सूर्य की स्थिति है और ये आपकी पृथ्वी की स्थिति है। देखने से ही आपको स्पष्ट लग रहा है कि L3 पे अगर आपको कुछ भी करना है, डन, L3 पर कुछ भी करने के लिए आपको सूर्य से होकर गुजरना पड़ेगा। तो क्या सूर्य आपको हर चीजों की अनुमति देंगे? जी नहीं। सूर्य कहेंगे भाई ये बिंदु मेरे पीछे छिपा हुआ है, यदि आप में हिम्मत है कि मुझे पार करके आप आगे निकल जाएं तो कर लीजिए। अर्थात L3 लैग्रेंज पॉइंट का सामान्यतः उपयोग नहीं होगा। तो फिर सर L1 कहां है? L1 आपके लिए सबसे अनुकूलतम स्थिति होगी। ये चूंकि सूर्य से मैक्सिमम एक्सपोजर में है और यह एक्सपोजर की स्थिति यह अनुकूल बनाती है कि जो भी शोधशालाएं स्थापित होगी सूर्य से संबंधित स्थितियों की चर्चा के लिए, उनका सबसे अनुकूलतम स्थिति होगी कि आप L1 बिंदु पर रह के चर्चा करें। L2 की क्या स्थिति है? जो सूर्य के लिए L1 की है वही पृथ्वी के लिए किसकी है? L2 की है। अर्थात कि खगोलीय वेधशालाओं की जब आप बात करेंगे या पृथ्वी पर किसी मिशन की जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, खगोलीय दूरदर्शन जैसे टेलीस्कोप हुए, जेम्स वेब टेलीस्कोप, समथिंग लाइक दैट, जो भी हैं, उनके लिए सबसे अनुकूलतम स्थितियां कौन सी हैं? L2। अर्थात पृथ्वी के घटनाक्रमों के लिए L2, सूर्य के घटनाक्रमों के लिए L1, L3 किसी के लिए सुगम नहीं है, बाकी करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है। अब बात बचती है L4 एंड L5। आप यदि ये समलंबीय स्थिति में आप देखेंगे कि L4 और L5 यह वो अनुकूलतम स्थितियां हैं जहां यदि परिक्रमण पथ के दौरान किन्हीं कारणों से स्थिति या कक्षा में परिवर्तन भी होता है तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में वह उपग्रह पुनः अपनी स्थिर स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ, इनका स्थिति कैसे है और ये क्यों ऐसा है। अब आप देखेंगे कि सर इनका उपयोग क्यों पड़ा। फिर हमने कि पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए ये वो स्थितियां हैं जहां पर दोनों स्थितियों में आप देखेंगे कि L1 की स्थिति तो इतनी अनुकूलता, आपको 24 घंटे सूर्य का सब नजारा आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आप यहां तक आपको समझ में आया? अगली कक्षा देखते हैं। ये आपके बिंदु दिखाए गए हैं जिनकी अभी हमने आपने चर्चा की। अब आप देखेंगे कि ये इस अवस्था को हम प्राप्त कैसे करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाँ, ये जो अवस्थाएं हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिन बिंदुओं से जाके हम प्रक्षेपण करेंगे उपग्रहों का, उनके लिए अनुकूलतम स्थितियों के बाद हम उपयोग कैसे करेंगे। और उपयोग दो तरीके से हो सकता है।
आप अगर पृथ्वी की सतह पर हैं और आपको जो कुछ भी उपग्रह से संचार स्थापित करना है वो अंतरिक्ष में है, तो स्वाभाविक है आपको एक रिमोट मैकेनिज्म पर कार्य करना होगा। अब वो रिमोट मैकेनिज्म जो होगी वो दूर स्थिति एक पिंड होगा, उससे संबंधित एक घटना होगी। अर्थात रिमोट सेंसिंग क्या है? किसी दूरस्थ स्थित पिंड के विषय में उसके संपर्क में आए बिना सूचना प्राप्त करना या सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाएगा? आपका रिमोट सेंसिंग कहलाएगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है मन में कि ये सूचना कैसे प्राप्त होगी। नॉर्मली हमने आपने देखा है कि देयर शुड बी समथिंग टू ट्रांसमिट फ्रॉम हियर टू देयर, सिंपल, या वहां से कुछ यहां तक आ जाए या यहां से कुछ वहां उनको रिसीव हो जाए। तो इसके सामान्यतः दो तीन तरीके हैं। एक तो ऊर्जा इसकी माध्यम हो सकती है, और वह ऊर्जा किस रूप में होगी? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होगी, रेडियो वेव्स के रूप में होगी, साउंड एंड नेविगेशन वेव्स के रूप में होगी। तो उनके आधार पर हम उनके रिफ्लेक्शन से यह कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ, सैटेलाइट की रिमोट सेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आप सैटेलाइट की रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि उसके पुनः आप दो प्रकार देखेंगे। कौन कौन से? पहले तो आपने देखा रिमोट सेंसिंग की बात आप कर रहे हैं, ओके। कौन कौन सी? एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। सर इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड पैसिव, इट मीन्स कि उनका अपना कोई ऊर्जा आधारित उत्सर्जन नहीं होगा। किसमें? पैसिव में। मतलब कि ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं होगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा तो एनर्जी लॉस होगा? जी नहीं। प्रॉफिटेबल होंगे? यस सर। ओके। तो इनका कैसे क्या होगा साहब? ये जो कुछ भी करेंगे वो सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ अब सूर्य के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उनमें कैसे क्या करेंगे? कैसे आप मेजर करेंगे? वहां से सन से आई, कहां तक आई? उस ऑब्जेक्ट तक आई, सेंस किया, वापस गई, ओके। नाउ वापस जाने में कुछ बिखराव भी होगा। उस बिखराव के शब्द को यहां हम प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का नियम अर्थात सिर्फ बिखराव की तीव्रता का मापन करके आप पता लगा सकते हैं कि वहां उस रिमोटली स्थित ऑब्जेक्ट को आप सेंस कर सकते हैं। और इवन जितनी आप देखेंगे श्रृंखलाबद्ध चीजें रहीं, चाहे कैस्ट्रोसैट रहे हो, रिसोर्सॉट रहे हो, ओसिनोसैट्स रहे हों, ये सब सामान्यतः पैसिव रिमोट सेंसिंग के आधार पर कार्य करते हैं। अब आप बात करेंगे सर एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग में सामान्यतः स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ एनर्जी दे नीड। अब वो एनर्जी कैसे हो सकती है? वो ईएम वेव्स हो सकती हैं, वो रेडियो वेव्स हो सकती हैं। आप लोग नोट करते चलिए सो दैट यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम सैटेलाइट्स टू अर्थ लोकेशन, ओके। नाउ जब आपने ट्रांसमिशन, अर्थात इसमें आप देखेंगे कि कुछ भी, अब दोनों में अंतर क्या होगा? ये इसके लिए आप रात में ये बाधित हो जाएगी साहब। सोचिए जब आपको सन लाइट्स नहीं मिलेगी तो क्या होगी? ये संचार प्रभावित होगा। लेकिन ये संचार आपका निर्विवाद एंड निर्बाध रूप से चलेगा, ओके। नाउ जब आप संचार की बात करते हैं तो आप देखेंगे अगली स्लाइड में आपके समझ होगा संचार के टाइप्स क्या हो सकते हैं।
आप समझिए। एक सेकंड बस। ठीक है, संचार के अवयव में आपको सबसे बड़ी चीज देखेंगे आप कि एक तो एक तरफा संचार है, दूसरा एक तरफा संचार का आशय एक ऐसी संचार व्यवस्था से है जिसमें ट्रांसमिशन किया जाता है एक ट्रांसमीटर से, और ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन के बाद रिस्पॉन्डर इनबिल्ट होता है, और रिस्पॉन्डर उस रेज को, स्पीड उसके पास ऑलरेडी होती है, लगे हुए टाइम के कैलकुलेशन से वो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ कितना समय लगा और उस ऑब्जेक्ट की रिमोट सेंसिंग में स्थिति क्या है। सेम ऐसे आप देखेंगे उसके डिफरेंस मीडियम्स हैं। मीडियम में आप देखेंगे कि सिंप्लेक्स एक तरफा संचार, नॉर्मली जिससे आप टीवी रेडियो जस्ट लाइक। दूसरा हाफ डुप्लेक्स, इसमें संचार दोनों तरफ से होगा, ट्रांसपॉन्डर से भी और रिस्पॉन्डर से, दोनों तरफ से आ रहा है, बट दोनों में फर्क होगा कि एक समय में एक ही से होगा। बट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी हैव रीच्ड अप टू फुल डुप्लेक्स। ओके, इसमें एक समय में दोनों तरफ से संचार की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग ऑन फोन। ओके, नाउ अब इसमें करते क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी की मैचिंग्स होती हैं, और नॉर्मली संचार उपग्रहों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी से जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं उनको ट्रांसपॉन्डर रिसीव करता है। ट्रांसपॉन्डर रिसीव करने के उपरांत एम्पलीफाई करता है, चूंकि एक उसको एनर्जी चाहिए, एम्पलीफिकेशन चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्ड कर सके एज पर सेटेड वैल्यू जो उसमें सेट की गई है, उसको वापस पृथ्वी की ओर भेजता है ताकि इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि सेम अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो उसमें ओवरलैपिंग होगी तो इंटरफेरेंस होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए एक पैटर्न डिसाइड किया ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे हमने बैंड फ्रीक्वेंसी कहा। और बैंड फ्रीक्वेंसी की सामान्य धारणा ये होती है, आप देखेंगे एल बैंड, एस, सी, के, यू एंड का। इसमें टेक्स्ट में थोड़ा सा इशू है, 1 2 दिस वर्ड रिमेन्स डिलीटेड and we will have 1 to 2 gigahertz. Gigahertz is unit of frequency, so don't get confused. Understood? Now S band 2 to 4 gigahertz, C band 4 to 8 gigahertz, Ku band 12 to 18, and rest all. So particularly we will see how the things are being transmitted, how they are getting responded, and apart from this एक वर्ड आया, आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जब तरंगों का आवागमन, तरंगों के रूप में आवागमन होता है जब ऊर्जा का, तो वहां रेज होती हैं, किरणें होती हैं, उनकी आवृत्ति होती है, उनमें आयाम होते हैं, और जब समान आवृत्ति की कोई दो तरंगे एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं तो उनमें इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। अब यदि उनकी आवृत्ति इंटरफेरेंस था, स्वाभाविक है साहब, डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस समथिंग लाइक दैट। अब यदि वो मैच कर जाए सेम ट्यूनिंग में, अर्थात एक सिंपल लाइन ये है, एक सिंपल लाइन ये है, ये तरंग चली और एक ये तरंग चली, यदि इस बिंदु पर जहां ये मैक्सिमम है और
ये न्यूनतम स्थिति है इसके लिए, क्योंकि यहां तो कोई ड्रॉप डाउन ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर दोनों के आयाम या कह लें कि दोनों की आवृत्ति तरंगों की आपस में मिलती है तो उसे हम कहेंगे समपोषी व्यतीकरण, अर्थात समान आवृत्ति और समान कला से सेम फेज में वो ओवरलैप कर रहे हैं कि दोनों तरंगों का प्रारूप यही है। इधर से भी अगर तरंगे गई तो उनका प्रारूप यही है। अंडरस्टूड? तो आप उनको क्या कहेंगे? समपोषी तरंगे। उसमें क्या होता है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर यही अपोजिट हुई तो एक तरंग दूसरे की क्षमता को कमजोर करती है, उसके प्रभाव को कम करती है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, इतना सब कुछ जो अभी तक आपने चर्चा किया और जो चीजें आपने पढ़ी, इनका उद्देश्य यह समझना है कि सामान्य अवधारणाओं में हम लोग जो मुख्य बिंदु हैं उनका कैसे अध्ययन करें और कैसे उपयोग में ले आएं आज की परिभाषा में। जो मुख्य शब्दावलियां हैं, जैसे प्रक्षेपणयान, स्वाभाविक है, एक ऐसी प्रणाली जिनके माध्यम से हम उपग्रहों को प्रक्षेपित करेंगे। अब इन दोनों चीजों में प्रक्षेपणयान जो प्रौद्योगिकी का पालन हम लोग करते हैं और जो सामान्यतया प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त होने वाली चीजें हैं, वो दो हैं। प्रक्षेपण के लिए आप दो चीजों का प्रयोग देखेंगे, एक है आपका रॉकेट इंजन, दूसरा आपका जेट इंजन। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों की मूल अवधारणा को आपको समझना होगा। और ये पूरी तरह आप देखेंगे सामान्यतः दो सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक जो मैंने आपको शुरुआत में, इसीलिए बहुत उस समय मुझे लगा कि शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे, आप सोचेंगे कि सर आप कक्षा में ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन अभी जो मूल प्रवृत्ति है आप दोनों पूरी पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मूल सिद्धांत और संवेग संरक्षण का सिद्धांत। उन पूरी गतियों में आप देखेंगे तकनीकी अंतर जो होगा वो सैद्धांतिक तौर पे होगा, क्योंकि जब आप प्रक्षेपणयान की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें एक थ्रस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक एजेंसी होगी, ठीक? और वो जब थ्रस्ट क्रिएट होगा तो जिस रेशियो में कंबशन होगा उसी के रिवर्स में आपको थ्रस्ट मिलेगा। रॉकेट इंजन डिफरेंट होते हैं जेट इंजन से, क्योंकि रॉकेट इंजन निर्वात में भी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं, क्योंकि वो अपने ईंधन में ही ऑक्सीकारक लिए होते हैं जो उन्हें कंबशन प्रोवाइड करने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा बट जब आप जेट इंजन की बात करते हैं तो जेट इंजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेके कंबशन क्रिएट करता है, इसलिए जेट इंजन की लिमिटेशंस हैं, दे कांट बी यूटिलाइज बियॉन्ड द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? तो ये मेजर डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है कि सर प्रक्षेपण गतिविधियों में रॉकेट इंजन ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं, जेट इंजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। अब जब आप ये क्लियर हो गए कि हाँ इन स्थितियों में, अब स्थिति ये आती है कि कोणीय संवेग संरक्षण, मतलब यदि संवेग उसका नियत है तो आप देखेंगे कि उसके निर्धारण में उस थ्रस्ट को क्रिएट करने के लिए, अमाउंट इंटेंसिटी डिसाइड करने के लिए आप उसके डाया को परिवर्तित कर सकते हैं। नाउ जब आप प्रक्षेपण की तरीकों में पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि इन सिद्धांतों के आधार पर इंजनों का वर्गीकरण किया गया है। ओके? किसका? इंजन का वर्गीकरण किया गया है। अब इंजन का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? स्वाभाविक साहब इंजन में फ्यूल होगा। फ्यूल के लिए कुछ टाइप्स निर्धारित किए गए, जैसे ठोस, अर्थात कुछ ऐसा फ्यूल जो कि सॉलिड प्रिंसिपल कर काम करे, जिसका नेचर सॉलिड हो, जिन्हें हम सॉलिड फ्यूल इंजन्स कहे। इसमें क्या होता है कि जो प्रणोदक होता है, जहां पर मेन थ्रस्ट क्रिएटर होता है, और जो कंबशन होता है, दोनों चैम्बर यूनिफाइड होते हैं।
और सामान्यतः इनमें जो ईंधन प्रयोग होता है वो ठोस ईंधन HTPB जिसे हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोनिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडीन। क्या है? हाइड्रोजन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडीन। हाइड्रोनिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडीन में आप देखेंगे कि जो मेन ऑक्सीकारक होता है वो अमोनियम परक्लोरेट होता है। अमोनियम परक्लोरेट की जो ऑक्सीकारक भूमिका है वो एक ज्वलन पदार्थ के तौर पर इसको जलाने के लिए पर्याप्त होती है। और इन स्थितियों में जब आप देखेंगे तो जो मेन कंटेंट है दैट इज हाइड्रोनिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडीन। ऑक्सीकारक, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें, पूछता है कि प्रमुख ऑक्सीकारक क्या है? अमोनियम परक्लोरेट है। और दो ठोस ईंधन कौन कौन से हैं? वो लैक्टोन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडीन एंड दिस हाइड्रोनिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडीन। ओके, ये स्पेशल केस था किसका? सॉलिड फ्यूल। इसमें आप देखेंगे कि सामान्यतः उसकी जो अवस्था रहती है लगभग ठोस अवस्था रहती है ईंधन की, बट इस ऑक्सीकारक के कारण वो रबर जैसा ठोस पदार्थ का निर्माण करता है ऑक्सीकृत होने के बाद। ओके, बाकी दूसरा जो आपका टाइप्स है वो है लिक्विड फ्यूल इंजन। और नॉर्मली लिक्विड फ्यूल इंजन जो है सामान्यतया आज की डेट में UDMH, एंड इसमें मेन जो डिफरेंस है दैट इज ऑक्सीकारक का डिफरेंस है। और इस केस में डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीकारक की भूमिका में। मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इनके डिस्कशन की वो इनके चरणबद्ध तरीके और उसके डेवलपमेंट से संबंधित। लिक्विड के बाद की अवस्था में आप देखते हैं कि जब इनके टाइप्स और इनसे निकलने वाले जो प्रदूषण हैं उनकी चर्चा होती है, तो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट में आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होता है इसके आगे दैट इज विकास इंजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकास इंजन का नाम इटसेल्फ सेज ये नहीं विकास है, ये फ्रांस की एक तकनीकी है, उस तकनीकी से प्रेरित है। और इसरो के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर नंबी नारायणन, उनकी टीम द्वारा इसका विकास किया गया। और नाम इसका विकास नहीं था शुरुआती चरण में, ये चूंकि एक सम्मान की डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई थे, उनके सम्मान के क्रम में इसका नाम बदला गया और नाम बदलकर इसका विकास इंजन का नाम दिया गया। और इसकी सामान्यतः जो यात्रा है उसमें आप देखेंगे ये एक सेमी क्रायोजेनिक स्टेज है, इवन यू कैन से कि लिक्विड फ्यूल कंबशन में सेमी क्रायोजेनिक स्टेज में हम फ्यूल को कैसे इग्नाइट करें, क्या उनके टाइप्स को देखें। बट इसकी जो ईंधन की सीमाएं थी इसमें कैंसरस एलिमेंट था। मैंने जो अभी आपको बोला ना कि एक लिमिटेड शोध थे, तब चूंकि चीजें बहुत सीमित थी, तो देखा गया कि ये एक पॉइजन ऑफ डेमन कहा गया इसे, जिससे कैंसर जनित चीजों का उत्सर्जन होता था। इसलिए इसरो के पास विकल्प नहीं थे कि इसके साथ वो एक लंबी यात्रा कंटिन्यू कर सके, तो वो एक सेमी क्रायोजेनिक स्टेज की तरफ बढ़ता है। और आगे की आगामी यात्रा में हम देखते हैं कि कैसे सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक स्टेज कैसे हासिल किए जाते हैं। इससे पहले कि हम आपको सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक स्टेट की चर्चा करें, आपको पहले बता दें क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है। सिंपल सा सा फ्यूल होगा और फ्यूल में उसके रखने की स्थितियां हैं, उसके दहन की स्थितियां हैं कि किस तापमान पर उसका दहन होगा और किस पर उसका भंडारण होगा, उसमें ऑक्सीकारक कौन सा होगा। सिर्फ 3 चीजें मेनली आप याद रखेंगे कि उसमें ईंधन का प्रयोग होगा,
उसमें ऑक्सीकारक क्या प्रयुक्त होगा, ओके, और उसके रखने की या भंडारण की स्थिति या क्या है, कितने तापमान पर। पहला आप देखेंगे क्रायोजेनिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बेहद ठंडे तापमान पर गैसों को द्रवीभूत करके उपयोग किया जाता है, किसमें, क्रायोजेनिक में। लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग यूज करते हैं एज ए फ्यूल एट 253 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और लिक्विड ऑक्सीजन जो है इसमें ऑक्सीकारक की भूमिका में होता है, अंडरस्टूड। और ये जो भी यात्रा थी स्पेशली इसरो की इससे संबंधित, वो एक उत्तेजना का परिणाम थी, एक मदद का परिणाम थी, एक आशा की किरण थी कि 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूस से समझौता किया था कि आप हमें इस तकनीकी को हस्तांतरित करेंगे जिससे हम, जो एक वर्ड अभी आपने देखा ना कि कैंसरस जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बच सकें। और लेकिन बाद के घटनाक्रमों में, स्पेशली लिबरलाइजेशन वाले दौर में, जब आप उससे आगे निकल कर आते हैं तो भू राजनीतिक स्थितियां ऐसी बनती हैं, क्योंकि अमेरिका तो वैसे भी किसी को आगे बढ़ता हुआ शायद ही देखना चाहता हो, तो उस समय रूस ने अपना सहयोग देना बंद कर दिया। और रूस के सहयोग न देने के परिणाम स्वरूप हमारे प्रतिभावान वैज्ञानिकों ने 1994 में अपनी एक GSLV मार्क 2 के तहत एक पहली स्वदेशी क्रायोजेनिक उड़ान का प्रदर्शन 2014 में किया। अभी सिर्फ मैं इस प्रयुक्त होने वाले ईंधन के क्रम में हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, बाकी अलग से किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का, चाहे वो मार्क 2 हो, मार्क 3 हो या जो भी हो, इनका हम लोग अभी अलग से चर्चा करेंगे। नाउ ये अभी आपने देखा कि दैट इज द कंडीशन ऑफ क्रायोजेनिक। नाउ कमिंग टू सेमी क्रायोजेनिक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव। रीजन बीइंग वी आर नॉट दैट मच एफिशिएंट कि हम सभी अनुकूल स्थितियों को हासिल करें क्रायोजेनिक के केस में। सो हमारे लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है सेमी क्रायोजेनिक स्थिति। इसमें क्या है, आपको सबसे आसान सुलभ केरोसिन, रिफाइंड केरोसिन या लिक्विड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के तौर पे किया जाएगा। लिक्विड ऑक्सीजन जो आपके लिए ऑक्सीकारक की भूमिका में होगी। यह कम जटिल, अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होता है। अब सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे कि इस यात्रा में केवल गवर्नमेंट के ही सीमित प्रयास नहीं रहे, बाकी संस्थान भी इस यात्रा में ठीक ठाक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 आप लोगों के जानकारी में आया होगा, जिसे स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाया है। ओके, नाउ जस्ट लाइक स्काई धवन 2, अनदर अग्निबाण अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है, जिसकी 28 मई 2024 को एक फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक उड़ान भी उसने सफलतापूर्वक अपनी पूरी की। और इसी प्रकार जब आप देखेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार के सहयोग से अन्य प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सब कुछ संपूर्ण घटनाक्रम का उद्देश्य जो है, यह समझना है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में प्रक्षेपण यानों का वर्गीकरण क्या है। ओके, तो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, चाहे SLV का केस हो, चाहे PSLV का केस हो, चाहे GSLV का केस हो, या फर्दर अपडेट्स जो हैं। आप देखेंगे जो शुरुआती चरण है उसका स्टार्ट होता है
SLV थे से, या कुछ लोग इसको SLV3 की संज्ञा देते हैं, जो पहली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल्स थी, स्पेशली लॉन्चिंग व्हीकल के संदर्भ में। इसमें सिंपल सा है कि प्रथम स्थिति थी तो स्वाभाविक है आपके पास ठोस ईंधन की स्थितियां थी, और जो चारों चरण प्रयुक्त होते थे ईंधन के, वो चारों चरण ठोस होते थे। और जो प्रथम पीढ़ी आपने उपयोग किया, चाहे वो अगली स्लाइड में भी आप देखेंगे कि किस तरह से वर्तमान स्थिति में आप पहुंचने से पहले कहां से होकर हम लोग गुजरते हैं। SLV3 प्रथम पीढ़ी में 4 चरण ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ। अनुप्रयोग में आपने रोहिणी का प्रक्षेपण इससे किया, स्ट्रेप ऑन बूस्टर्स टेक्नोलॉजी के तहत। बाकी ये स्पेशली ये वाला जो स्टेज था वो आपका सामान्य स्टेज सेवा मुक्त हो चुका है। सेम SLV भी नो मोर इन सर्विस। इसको समझना बेहद महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप जो ऑपरेशनल स्टेज आपको मिलती है दैट इज फ्रॉम थर्ड जनरेशन, दैट इज व्हाट PSLV सीरीज। इट मीन्स कि बिफोर PSLV, that is initial first one SLV, another one SLV3. Now SLV3 and SLV, they all have just completed their journey. Now coming to PSLV तक जब आप आते आते देखते हैं तो आपको देखते हैं कि ये that is third generation इवन गन से। नाउ तीसरी पीढ़ी में जब आप पहुंचते हैं आप देखें हैं कि यह इतना इस हद तक उपयोगी सिद्ध हो जाता है कि इसरो इसे वर्क हॉर्स का नाम देता है। इसकी सामान्यतः 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज सॉलिड की, PSLV के बारे में बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेज इसका सॉलिड है, दूसरा स्टेज लिक्विड, तीसरा स्टेज अगेन सॉलिड, और चौथा स्टेज लिक्विड। मीन्स अल्टरनेट स्टेज ऑप्ट करता है PSLV। और नॉर्मली जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स हैं, या आप कह लें लियो ऑर्बिट्स हैं, उनको प्लेस करने के लिए सामान्यतः इस ऑर्बिट का हम लोग, इस लॉन्च व्हीकल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें एक नैटो वर्जन भी हम लोगों ने यूज किया, अभी आप देखेंगे आगे। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्करण है, दैट इज PSLV CA कोरेलॉन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ। आजकल बहुत ही ज़्यादा इसकी चर्चा है, क्योंकि इन दोनों वर्जन्स को नॉर्मली चंद्रयान और मंगलयान तक प्रयोग किया गया। PSLV के बाद की जो चौथी सीढ़ी आती है वो हम लोग देखते हैं सामान्यतया GSLV Mark II की सीरीज है। GSLV Mark II के आते आते इंडिया अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE 7.5 विकसित कर चुका था, और इसीलिए GSLV Mark II में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE 7.5 का प्रयोग किया गया। और इसका उपयोग अभी आप देखेंगे, चाहे वो GSAT-9 साउथ एशिया सैटेलाइट के संदर्भ में हो, या NBS-1 के संदर्भ में हो, नाभिक की दूसरी पीढ़ी का भी सफल प्रक्षेपण इसी के तहत किया गया। नेक्स्ट आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच इज, आप देखेंगे कि इस जनरेशन के बाद भी पांचवी पीढ़ी जो आती है दैट इज मोस्ट अपडेटेड। और पांचवी पीढ़ी में सेम वही Mark II जो आपने चौथी में किया था, उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन लेके साइंटिस्ट आते हैं, और दैट इज नेम है GSLV Mark III। इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि सबसे मींस कॉम्पैक्ट करने का इसका प्रयास किया गया। भारी जरूर है, पर टेक्नोलॉजी आधारित इसको इम्प्रूव किया गया, और इसके तहत एक त्रिस्तरीय चरण बनाया गया, 3 स्टेजेस को बनाया गया। आप देखेंगे इस 3 स्टेज में 2 आपको सॉलिड स्टेज हैं और एक लिक्विड स्टेज, और टॉप मोस्ट जो स्टेज है दैट इज C25 क्रायोजेनिक इंजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है LMB3 के लिए, जिसे GSLV Mark III आप कहते हैं, चाहे चंद्रयान 3 हो, OneWeb के 72 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए इसके माध्यम से,
अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि SLB, ASLB, PSLB, GSLB, इनके अलावा एक SSLB की संकल्पना आई, जिसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा गया, जो कि 500 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें आप देखेंगे, जो मोस्ट अपडेटेड आप वर्जन कह सकते हैं कि NGLB, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू गो थ्रू दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज कि इसके कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया कि अभी तक की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हो रही हैं, जितने भी लॉन्च व्हीकल्स को आप लॉन्च कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाके अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं। इनका निष्क्रिय होना एक ऐसे अंतरिक्ष के कचरे का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि बाद में वही मल्टीपल के रूप में आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का निर्माण किया जाए, कि वो यहां से जाए, अपना कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपित करे और पुनः वापस अपने स्टैंड पर आ जाए और आगामी सुविधाओं के लिए पुनः तैयार हो जाए, जिससे पहला तो अंतरिक्ष कचरे से मुक्ति मिलेगी और दूसरा इससे भेजने की लागत कम होगी। उन्हीं के तहत कॉन्सेप्ट आया, दैट इज नेम्ड एज नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। और इसके तहत अभी दैट इज सो कॉल्ड, जो कहा जा रहा है कि जो लागत है 1900 प्रतिमाह तक ले आकर खत्म कर देगा। अगर ये सफल हो जाता है तो इंडिया इसमें अपनी ठीक ठाक स्टेजेस को ऑप्ट कर रहा है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट नेविगेशन, कि हाउ वी अचीव द सैटेलाइट नेविगेशन। द वर्ड इटसेल्फ सेज नेविगेशन, किसको? समथिंग टू नेविगेट, अर्थात एक हमें 3 डायमेंशनल इमेज बतानी है। किसके माध्यम से? सैटेलाइट्स के माध्यम से। अंडरस्टूड? अर्थात कि अक्षांश, देशांतर और एल्टीट्यूड का यदि अंतरिक्ष उपग्रहों के माध्यम से आप आकलन कर ले जाएं तो दैट इज नेम्ड एज उपग्रह नौवहन प्रणाली या सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अब सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हाँ इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए। वर्तमान समय में उपग्रहों में एक एटॉमिक क्लॉक्स का उपयोग किया जा रहा है, जैसा कि आप देखेंगे। इनमें ये जो क्लॉक्स होती हैं माइक्रोवेव सिग्नल्स भेजती हैं, और सेम जितने डायमेंशनल, जैसे आप 3 to 4 डायमेंशनल 3D के लिए सामान्यतः देखा गया 3D ओवरलैपिंग होती है, तो 3D स्थिति के लिए सामान्यतः आपको 4 उपग्रहों का सिग्नल आवश्यक होता है, जिसके माध्यम से आप कॉन्टिन्यूअस एक रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। नाउ इनके आधार पर गणना कैसे होगी? जब ये माइक्रोवेव्स जो उत्सर्जित होती हैं, जो सिग्नल निकलते हैं एटॉमिक क्लॉक्स से, जैसे जैसे इनके जाने में और सिग्नल से वापस आने में, सेम वही जैसा अभी हमने अपने रडार की केस में चर्चा की कि लगे हुए समय और इनकी गति के माध्यम से इनके बीच की दूरी का अध्ययन किया जाता है। और वर्तमान समय में जो नेविगेशन प्रणालियां चल रही हैं वैश्विक स्तर पर, हम उनकी भी एक बार चर्चा करेंगे। जैसे सबको पता है कि अमेरिका में जीपीएस का नेविगेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ग्लोनास रूस का नेविगेशन सिस्टम, एंड यूरोप का गैलीलियो, चीन का बाइडू, एंड दीज आर द ग्लोबल navigation systems. Apart from this, generally we are having 2 types of navigation system. एक one is global and another is regional. इसके अलावा जब आप रीजनल की बात करते हैं तो इंडिया भी हमारा किसी मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि अभी कारगिल युद्ध के दौरान या बाद की उपजी परिस्थितियों में देखा जाए तो जीपीएस ने अमेरिका
समर्थित कुछ घटनाक्रमों में नेविगेशन देना हमें बंद कर दिया था। तो भारत ने स्वदेशी रूप से अपने रीजनल सैटेलाइट्स के लिए स्थितियां उपयोग की, और उसके तहत आप देखेंगे भारत स्वयं का एक रीजनल सैटेलाइट स्थापित करता है, दैट इज नोन एज IRNSS, इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ओके, नाउ इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 7 उपग्रहों का एक समूह चाहिए होता है, जिनमें 3 उपग्रह जो हैं वो भू स्थिर कक्षा में और 4 उपग्रह भू तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान समय में इसका एक अपडेटेड फॉर्म है, जिस पर चूंकि बाद में कुछ समस्याएं आ रही थी, गवर्नमेंट इसके NBS स्टेज पे काम कर रही है। आप अभी देखेंगे अगली कक्षा में उसकी भी चर्चा है, दैट इज NBS। सेम नाभिक का ही प्रारूप है, बट एक मोस्ट अपडेटेड। इसमें यह कहा गया, जहां आपको द डिफरेंस बिटवीन नाभिक एंड NBS, जहां आपको यहां 7 की आवश्यकता थी, यहां यह कहा गया कि 5 उपग्रह भी पर्याप्त होंगे। मोरोवर देयर इज सम सैडनेस विद दिस आल्सो, इसके साथ थोड़ा सा एक दुखद बात है कि NBS 1 प्लेस हो चुका है, वर्किंग इफिशिएंटली। NBS 2 के साथ कुछ दिक्कत आई, वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सका है अभी तक, और जैसा कि संसदीय समिति में अभी रिपोर्ट भी प्रस्तुत हुई है, संसदीय समिति ने NBS 3, 4 एंड 5 के लिए समय सीमा निर्धारित की है। और इन तीनों के साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है कि इसमें स्वदेशी क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक का उपयोग किया गया, और इनकी परिशुद्धता के कारण इनका जो जीवन काल है, जो पहले सामान्यतः नाभिक के केस में 10 साल हुआ करता था, बढ़कर 13 वर्ष हो गया है। अंडरस्टूड? इट मीन्स कि इससे आपका समय अवधि भी बढ़ी है, और सेकेंड जनरेशन में आप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। नेक्स्ट कमिंग टू, आइए अब अगली स्लाइड में देखते हैं। विशेष करके अगली स्लाइड में जो हम देखेंगे तो कुछ एप्लीकेशन की बात की जा रही है कि बाकी जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे एप्लीकेशन क्या हैं। तो आप देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, दैट इज नेम्ड एज गगन। गगन स्टैंड्स फॉर GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ये जस्ट लाइक अदर जो पैटर्न है, सेम पैटर्न पर, बट थिंग इज दैट कि जो आपकी GPS सिस्टम है, GPS को आपने किसके साथ मिलकर, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मींस गगन किसका प्रोजेक्ट है, इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिससे क्या है कि फ्लाइट्स की लैंडिंग, टेक ऑफ, पोजिशनिंग, और स्पेशली इससे जो अचीवमेंट हुआ है वो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है कि बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ऑफ गगन, आप देखेंगे तो भारत ऐसी तकनीकी यूज करने वाला चौथा देश बन चुका है, और इसके उपयोग से भारत की एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग पर एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट आया है, और उसकी तरह से एयर ट्रैफिक जाम के केसेस बहुत कम हैं, और इवन जब जाम नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि उससे ईंधन की बचत होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एप्लीकेशन में मेन आप देखेंगे वो डेवलपमेंट जो है वो है गगनयान, और इसके बारे में कहा जाएगा कि गगनयान का जो प्रोजेक्ट है वो एक मानव युक्त मिशन की योजना पर सरकार कार्य कर रही है। मानव युक्त मिशन, जिसमें 3 to 4 मेंबर्स की प्लानिंग है,
3 से 4 एक सदस्यीय दल जो लियो ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन में जाएंगे, और 6 से 7 दिनों का लगभग कार्यक्रम है जैसा कि सरकार की योजना है। और इसे LMB मार्क 3 से प्रक्षेपित किए जाने की योजना है, जो कि सामान्यतः 3 मॉड्यूलों पर काम कर रहे हैं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट इज क्रू पहला एस्केप मॉड्यूल। कभी भी अगर कोई भी देश ऐसे मिशनों पर कार्य करता है तो उसकी सबसे जो प्राइम जो उसका फोकस होता है वो होता है हमेशा एस्केपिंग का, कि किसी इमरजेंसी केस में कैसे बचा जा सकेगा। दूसरा क्रू मॉड्यूल, एंड तीसरा सर्विस मॉड्यूल। इस 3 मॉड्यूल पर अपना प्यारा इसरो काम कर रहा है। इसके लिए जो अभी तक 4 सदस्य नामित किए गए हैं वो इंडियन एयरफोर्स की पृष्ठभूमि से हैं, जिनमें एक बहुत फेमस शख्सियत जिनका आपने नाम सुना होगा, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला साहब भी हैं। तो उद्देश्य वही है कि हम भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन हो और वहाँ पर तमाम शोध गतिविधियाँ जैसे बाकी राष्ट्र अपनी करते रहे हैं वैसे भी भारत कर सके। एक सबसे मेजर डेवलपमेंट जो है वो है व्योममित्र के रूप में, जो आप लोगों को यहाँ जानना बहुत आवश्यक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही जरूरी है। व्योममित्र क्या है? एक अर्ध मानव लगभग उसके जैसा करने वाला महिला रोबोट है, जिसे वास्तविक उड़ान से पहले के घटनाक्रमों, जो आपका मिशन होगा उसकी वास्तविक उड़ान से पहले के घटनाक्रमों को समझने और उसकी स्थितियों का आकलन करने के उद्देश्य से इसे भेजा जाएगा, जिससे बाद की उपजी परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करके पुनः उसके अनुरूप संशोधन किया जा सके। नाउ नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट इज निशार इन दिस। आप सबने सुना होगा ये एक संयुक्त मिशन है नासा और इसरो का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है अब तक का सबसे बड़ा और उन्नत, जिसमें नॉर्मली नासा अपना एल बैंड के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है और इसरो अपना एस बैंड रडार एंड GSLV मार्क 2 के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। नॉट ओनली दिस, एक आप अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग आदित्य L1 आपका प्रोजेक्ट है जो सूर्य की खगोलीय गतिविधियों के अध्ययन से संबंधित, और फॉलोड बाई नेक्स्ट हियर ओनली वी विल सी बाकी जो मिशन हैं उनके बारे में एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा। कारण क्या है कि ये जो परीक्षापयोगी प्रश्न हैं उनमें इन चीज़ों की बड़ी महत्ता होती है। आपने देखा होगा मॉम मिशन के बारे में बहुत कुछ चर्चाएं हुई और उसका पहला 2013 में प्रक्षेपण हुआ, जिसमें मंगल की सतह पर होने वाली गतिविधियों के बारे में अध्ययन करने का भारत के द्वारा प्रयास किया गया। और सबसे ज़्यादा फेमस रहा भारत का मिशन मंगल मिशन। कारण क्या है कि इसमें जो कुल लागत आई प्रथम मिशन की, इसके 2 मिशन हो चुके हैं। प्रथम मिशन मतलब पूर्ण इसके लिए, दूसरा मिशन भी इसका कार्य स्थिति में है और इसका उपयोग है मंगल की सतह पर जल की स्थिति। और प्रथम मिशन में सबसे ज़्यादा फेमस रहा क्योंकि ये लगभग अनुमानित 450 करोड़ की लागत में पूर्ण हुआ, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। इन सब घटनाक्रमों में इवन आपने बाद की स्थितियों में चंद्रयान का भी देखा,
इसको याद करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रयान के लगभग अभी तक अगर आप देखेंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में 3 मिशन हो चुके हैं। चंद्रयान 1, 2 एंड 3। नॉर्मली ये 2008, 2019 और 2023 में भेजे गए। इनको जरूर याद कर लीजिएगा, 2008, 2019 और 2023। सामान्यतः चंद्रमा की उपजीवी स्थितियों का अध्ययन, जिसमें आप देखेंगे कि चंद्रयान 3 आपका जो था काफी चर्चा में रहा, और इसके तहत आप भारत अभी भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जो जनित स्थितियां हैं उनका अध्ययन कर रहा है, और विशेष करके साउथ पोल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसकी बहुत चर्चा हुई। इन संपूर्ण घटनाक्रमों से आपने आज की कक्षा में स्पेस ऑर्बिट, उसके बाद के घटनाक्रमों से संबंधित चीजों की चर्चा की। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज की स्थिति में भी हम लोग छोड़ते चले आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस। आज के लिए सबसे ज्यादा बहुत बड़ी चुनौती जो इस समय विश्व फेस कर रहा है वो है अंतरिक्ष मलबा या अंतरिक्ष कचरे की। ये स्थितियां क्यों उपजी? क्योंकि समस्त देश, जितने भी देश हैं, वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अंतरिक्ष में ढेर सारे शोध, सैटेलाइट या अन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वहां पे यूज्ड सैटेलाइट्स, उसके पुर्जे और वेस्टेज इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो वहां पे कचरे एवं विस्फोटक की स्थितियों का रूप धारण कर चुके हैं। उस संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, जैसा कि आप देखेंगे केसलर सिंड्रोम। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, आप जरूर जान लें केसलर सिंड्रोम क्या होता है। केसलर सिंड्रोम कुछ नहीं है, बस अंतरिक्ष में स्वाभाविक है जब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष कचरा छूटेगा, एक सैटेलाइट इस देश का, एक सैटेलाइट उस देश का, तो उसके बाद एक ये नॉर्मली आप देखेंगे कि एक अपनी बची हुई गतिविधि को ये पूरी करता रहेगा, और उस बची हुई गतिविधि को पूरी करने के दौरान आप देखेंगे 1, 2 टकराए, 3 बने, 3 से 4 बने, 4 से 16 बने, 16 से 64 बने। अर्थात इस पूरे घटनाक्रम में आप देखेंगे कि एक श्रृंखला पैदा हो जाती है जो कि अंतरिक्ष में कचरे और मलबे का निर्माण करने लगती है। इस पूरी गतिविधि को जो कहा गया वो केसलर सिंड्रोम कहा गया। इसके बचाव क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। बचाव में बहुत ही सटीक है। पहला कि प्रयास किया जाए कि रीयूजेबल सैटेलाइट्स लॉन्चिंग व्हीकल्स का उपयोग किया जाए, जिससे अपने उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात पुनः वो वापस आ जाएं। दूसरा कि अभी वर्तमान में जहां गतिविधियां हो रही हैं वहां से इन कचरों को एक पैसिव स्टेज में मलबे को भेज दिया जाए। तीसरा, इनको वातावरण के प्रभाव में लाकर वहां जला दिया जाए। इन सबके हेतु एक सुरक्षात्मक पहल भारत की तरफ से भी की गई है, जिसमें प्रोजेक्ट नेत्रा के माध्यम से, जो कि इन चीज़ों की निगरानी और व्यवस्था की देखरेख कर रहा है। इस पूरे प्रयास में, इस पूरी कक्षा में हम सब लोगों ने प्रयास किया कि किस प्रकार से स्पेस ऑर्बिट से आने वाले कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आपसे न छूट पाए, और आप इसमें तथ्यात्मक तौर पर PSLV, GSLV या उनसे जनित जो गतिविधियां हैं, उनके फ्यूल्स हैं, इन सब के बारे में प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली परीक्षा में यदि संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटे। हमारा श्रव्य IAS का पूर्णतः यही प्रयास रहा कि जिससे हम आपको अधिक से अधिक जानकारी सीमित समय में उपलब्ध करा सकें। पुनः फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, वो होगा साइंस एंड टेक का लेक्चर 3। तब तक के लिए नमस्कार।